हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो कल के अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने एक घोषणा की, जो घोषणा थी भारत स्मॉल रिएक्टर्स यानी कि भारत लघु रिएक्टर में निजी क्षेत्र का निवेश अलाउ करने की या फिर इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की घोषणा की। अब रिएक्टर शब्द सुनकर ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ मामला है और भारत निश्चित तौर पे क्योंकि अपनी ऊर्जा का जो हमारा मिक्स है, जिस तरीके से हम अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं देश को चलाने के लिए, वो ऊर्जा को हम स्वच्छ करना चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पे हम अगर कोयला जलाते हैं या फिर अन्य किसी माध्यम से ऊर्जा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो प्रदूषक होती है। गैस से, तेल से, कोयले से अगर हम बिजली बनाते हैं तो ये आमतौर पे प्रदूषक होता है। नाभिकीय ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा है, इसको हम जानते हैं। तो भाई नाभिकीय ऊर्जा को प्रोत्साहित हम करना चाहते हैं, लेकिन ये भारत स्मॉल रिएक्टर क्या चीज है और ये ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो हमारा वर्तमान नाभिकीय योजना जो है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है? ऐसा क्या लाभ हमको इससे मिलेगा? इस बात को हम अगले 10 मिनट में केवल समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, ये 27 तारीख को शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। और इसमें एक बड़ी न्यूज है आपके लिए कि आप में से जो लोग अमृत उपाध्याय सर के साथ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, बहुत लोग ये संदेश देते थे, ये मैसेज करते थे कि वो अमृत उपाध्याय सर के साथ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो ये बैच हिंदी मीडियम में जो है ये अमृत उपाध्याय सर के साथ पॉलिटी से शुरू होगा। इसको आप याद रखिए। तो आप इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए, AJ लाइव कोड लगाइए, 27,999 में आपको ये बैच प्राप्त हो जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली फीडबैक दिया जाएगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो 2 सुविधाएं। आपकी पूरी फीस एक तो रिफंड हो जाएगी अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, और दूसरी आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब जल्दी से एक बार बात करते हैं हमारे भारत स्मॉल रिएक्टर्स की, या फिर जिसको BSR कहा जा रहा है, भारत लघु रिएक्टर। इसके लिए BSR ही बोलेंगे आपसे, ठीक है। BSR जो है, तो ये BSR जो है अभी वर्तमान में इनकी डिजाइनिंग चल रही है, इनको बनाने का काम किया जा रहा है। और ये कहां किया जा रहा है? इनका डिजाइन किया जा रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो आपका बार्क है, मुंबई में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत का प्रीमियम एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में। यहां पर इसका डिजाइन किया जा रहा है, ये बनाए जा रहे हैं। तो देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे ये संस्थान बनाया गया है। तो कल अपने बजट में वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि भारत लघु रिएक्टर, भारत स्मॉल रिएक्टर्स जो हैं, सरकार इनको प्रोत्साहित करेगी। और इसमें एक बहुत बड़ा डिविएशन जो भारत आमतौर पे करता आया है, उसमें एक बड़ा बदलाव क्या है कि सरकार इसमें अब निजी क्षेत्र के साथ काम करेगी। इसमें अब निजी क्षेत्र की अनुमति होगी, यानी कि निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सरकार ये प्लांट बनाएगी, इन प्लांट्स को लगाएगी, इन प्लांट्स पर रिसर्च करेगी। इन सारे कामों में प्राइवेट सेक्टर की अनुमति आमतौर पे दी जाएगी। जबकि भारत के जो परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए नियम हैं, जो कानून था 1962 का, 1962 में जो भारत में परमाणु ऊर्जा के नियम बने, उसमें निजी क्षेत्र की अनुमति नहीं दी गई थी। तो एक ये बड़ा बदलाव सरकार ने किया है कि निजी क्षेत्र को इस चीज में अब अनुमति दी जा रही है, निजी क्षेत्र जो है इसमें आ पाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब देखिए एक बार समझते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए आमतौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। आप देखते होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बहुत बड़ा सेटअप होता है। इनफैक्ट देश में जहां जहां बनता है उन शहरों के नाम हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, इतनी, तो इस कारण से कुछ ही बन पाते हैं। तो ये बड़े नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं आमतौर पे, अगर मैं आपको कहूं कि अभी जो बड़े रिएक्टर होते हैं, तो इन बड़े रिएक्टर्स में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? एक तो बनने में समय बहुत लगता है, खर्चा बहुत लगता है। यह बात तो आपको पता है भाई। आप बहुत बड़ा रिएक्टर बनाओगे,
जैसा मान लीजिए उत्तर प्रदेश में नरौरा में है या फिर आपका कलपक्कम में है, बड़े बड़े रिएक्टर्स आप बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत खर्चा होगा। भाई ऐसे इनको तो बनने में दशकों लग जाते हैं, भाई इनको ठीक से बना के तैयार करने में दशकों का समय लगता है, अरबों खरबों डॉलर का खर्चा हो जाता है। इनमें बहुत बार स्थानीय लोगों का विवाद भी होता है, आपको स्थानीय विवाद देखने पड़ते हैं कि भाई, क्योंकि भाई इतना बड़ा आप रिएक्टर बनाओगे तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में आप जमीन का अधिग्रहण करोगे, जिसको लेकर विवाद होता है। कलपक्कम का विवाद आपको याद होगा। कई बार लोकल लोग जो है वो इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि प्रदूषण इत्यादि होगा, पानी दूषित हो जाएगा, न्यूक्लियर रेडिएशन होगा, जिससे चिंता होगी, तो भाई लोग विरोध करते हैं। तो बड़े स्तर पे आप जब प्लांट बनाते हो तो इस तरह की समस्या आपको आमतौर पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। तो भाई अब इसके कारण क्या है, इसके अलावा बड़े रिएक्टर आप कम ही बना सकते हो ना, ज्यादा तो नहीं बना सकते, तो इनकी संख्या जो है वो कम ही हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर आप रिएक्टर छोटे छोटे बना दो तो एक समाधान है। समाधान क्या है कि अगर हम इसकी बड़े बड़े कुछ रिएक्टर बनाने की बजाय छोटे छोटे बहुत सारे रिएक्टर बना दें तो उससे क्या लाभ होगा। एक बार अगर हम जल्दी समझें इसको, तो अगर हम इसके लाभ समझने की कोशिश करें तो लाभ एक तो जल्दी बन जाएंगे। भाई आप छोटा रिएक्टर बना रहे हो तो जल्दी बनेगा, लागत कम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चूंकि यह अपेक्षाकृत छोटा रिएक्टर है, इसके लिए भूमि इत्यादि की आवश्यकता कम होगी, तो आपको अधिग्रहण की चुनौतियां भी कम आएंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अधिग्रहण की चुनौतियां कम आएंगी। बात सही है कि नहीं? भाई आप छोटा रिएक्टर तो आप कहीं भी बना लोगे, ज्यादा जमीन भी नहीं चाहिए इसके लिए। इसके अलावा जहां पर आपको आवश्यकता है उसके आसपास बना सकते हो आप, तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आपकी आपूर्ति बेहतर हो जाएगी। ये बात समझे कि नहीं? भाई मान लीजिए कहीं पर आपका इस्पात का कारखाना है, तो जहां पर कारखाना है उसके आसपास आपको वहां बिजली चाहिए बहुत सारी, तो आपने वहां पर उसके पास ही बना दिया, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच गया, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो नुकसान होता है वो आपका बच गया। तो आप, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांट हैं, इनको आप कहीं पर भी बना सकते हो और इनके लिए आपको बहुत बड़ी जमीन, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है, ये कुछ बहुत बड़े लाभ हैं। तो भारत अभी ये जो रिएक्टर बना रहा है, ये जो हमारे 220 मेगावाट का भारत का जो एक आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है, जिसको हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, माफ कीजिएगा, PHWR, जिसमें क्या करते हैं, हैवी वाटर, जिसमें एक हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम नाम का अणु डलता है और उस हैवी वाटर को प्रेशराइज करके आप रिएक्टर बनाते हो। यही तकनीक यूज हो रही है। 220 मेगावाट का जो आपका तकनीक वही है जो आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में यूज हो रहा है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस उसका आकार को परिवर्तित किया जा रहा है। तो इसका डिजाइन जो है अभी यहां पर बार्क में बनाया जा रहा है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इसको देश भर में लगाया जाएगा। यह सरकार ने कल घोषणा करी है। अब इसमें कुछ चुनौतियां हैं। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का दोहन जो होता है वो इतना सरल नहीं होता। अब निश्चित तौर पे हरित ऊर्जा लेके आएगा, ये सब लाभ है, बिल्कुल सही बात है। नाभिकीय ऊर्जा में एक जो सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि छोटे रिएक्टर हैं तो अगले साल से ही बन जाएंगे। नहीं, एक तो इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था में आप जब रिएक्शन शुरू करते हैं उसको क्रिटिकल होने में कुछ वर्ष तो लग ही जाते हैं। यानी कि आप ऐसा नहीं मान सकते कि आपकी तुरंत की जो समस्या है बिजली की उसका समाधान ये कर देगा, नहीं करेगा। इसमें अभी भी देरी तो होगी ही होगी। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज जो है कि भारत में अभी भी प्राइवेट सेक्टर के नाभिकीय क्षेत्र में काम करने के लिए कोई खास कानून नहीं है, क्योंकि अब तक करता ही नहीं था। तो सरकार को इसके लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए ये बड़ा निवेश होगा और बड़ा निवेश होगा और इसमें खतरे भी बड़े हैं। हमने देखा जापान में फुकुशिमा में जब नाभिकीय लीकेज हो गई तो कितने सारे समस्याएं वहां पर उत्पन्न हुई। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई इस तरह की दुर्घटना होती है रिएक्टर में,
तो उस पर लायबिलिटी किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी, नुकसान की भरपाई का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह की कार्रवाई करी जाएगी, इन चीजों को लेकर कानूनी फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा और साथ के साथ आपको सुरक्षा के भी नियम बनाने पड़ेंगे। तो यह आसान काम नहीं है, यह पेचीदा काम है। यह सुनने में एकदम अच्छा लगता है, सरल लगता है, लेकिन यह कानूनी तौर पर एक बड़ा पेचीदा काम है जिस पर सरकार को विचार विमर्श करना पड़ेगा। उसके बाद ही इसमें सही नीति बन सकती है। ठीक है, इसमें आगे जो भी इसमें आगे काम होगा उसके बारे में आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, प्रतिज्ञा बैच 27 तारीख से शुरू हो रहा है। अमृत उपाध्याय सर के साथ वो पॉलिटी बढ़ा के इसको शुरू करेंगे। एजे लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए। याद रखिए प्रतिज्ञा बैच है, अगर प्री क्लियर करते हैं तो पूरी फीस वापस हो जाएगी। ठीक है, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।